हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? रहा है गुरुदेव एकदम चपुआ चौचक मस्त होंगे कि सर आप कैसे? यार हम तो अच्छे हैं यार। कल मेरा तबीयत यार मतलब कि पेन तो बहुत दिन से था, लगभग 4-5 महीने से इस दांत में। पहले इस दांत में 2 साल से था, वही वाली हाल थी कि गुरुदेव छोटे जब हम थे तो बिना ब्रश के खा लेते थे, बट ऐसा नहीं था यार, पता नहीं क्या वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। ठीक है, वो तो मेरी गलती थी, तो ठीक हो गया। ठीक है ना, उसको मैं करवाया। ठीक। यहाँ वाला जो दांत था भाई साहब, अपने आप वो एकदम खराब हो गया ऑटोमेटिक। मुझे खुद भी नहीं पता यार कैसे हो गया। वैसे बहुत पेन कर रहा था, मतलब कि एकदम दिमाग खराब कर दिया। फिर मैं कल उसको करवाया इलाज। देन अब सही है, आराम है, और उसका प्रोसेस भी चल रहा है। ठीक है ना, मतलब उसको बनाया जा रहा है, उखाड़ा नहीं जा रहा है, उसको रिपेयर किया जा रहा है, रिपेयरिंग का है। इस साल मतलब सर हम 10-15 साल गारंटी ले ले रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। सोचिए, अब दांत की भी गारंटी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लेके आए सर केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, 8 मार्च के दिन। अरे गुरुदेव, वो 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है ना, छापिएगा जाके, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का यार। शिवम आ गया है। आई एम कम बैक बिकॉज देखिएगा, अभी तक क्या था पता है, मैं 6 महीनों से बहुत पीड़ित था दांत से। मतलब दिन भर एकदम दिमाग खराब रहता था, एक सही होता था नहीं तो एक खराब तो एक सही। लेकिन अब भैया एकदम परमानेंट इलाज मैंने करवा दिया, और एकदम दिमाग जैसे है ना, एकदम एकदम शांत हो चुका है। जो बहुत एकदम फ्रस्ट्रेट रहता था, एकदम शांत हो चुका है। उस दिन मैं इंग्लिश का वीडियो बनाता, भाई साहब समझ में आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था भैया मैं बोल क्या रहा हूँ, है क्या। हिंदी में भी वही हाल थी, इंग्लिश में भी वही हाल थी। तुझे इतना दिमाग खराब था। कोई बात नहीं, बट अब यहाँ पे आके एकदम तगड़ा वाला वीडियो, टेंशन ना लीजिएगा। लाइव भी हम तोड़ने वाले हैं आप सभी के लिए। मतलब कि हर एक वो कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं किए तो, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पर हम लेकर आए हैं 8 मार्च दिन एकदम आने वाले सर केमिस्ट्री के सर पेपर लेके आए हैं, बिल्कुल एकदम छपने वाला है सर। ठीक है ना। एक चीज और, आपने अभी तक महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया है? अच्छा गुरुदेव, महाभारत बैच में है क्या, मैं आपको बता दूं। उसमें हम सर सिलेक्टेड एकदम ऐसे पेपर बनाए हैं जो आपके एग्जाम में सर छपेगा। ये गारंटी स्वयं ले रहा है। जब आप 24 फरवरी के दिन, जब आप हिंदी के दिन बैठेंगे ना, हर एक पेपर से हर एक प्रश्न महाभारत बैच का होगा। क्योंकि सर महाभारत बैच में सर जी हम वो आने वाले एकदम सिलेक्टेड पेपर एकदम बनाए हैं गेस वाला, जो सर एकदम 100% फंसेगा, ये गारंटी से हम दे रहा है। और यही नहीं, वो चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस के साथ मैंने पेपर दिया है। सोचिए, एकदम तगड़ा, एकदम तैयारी। आल्ट वालों का भी यही है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, 100 रुपए कुछ है नहीं। 150 का तो सर क्वेश्चन बैंक आता है, किताबें आपकी आती हैं, और 100 रुपए में आपको सर एकदम सिलेक्टेड वाला चीजें पढ़ा रहे हैं, और लाइव पेपर सॉल्व करवा के आपको दे रहे हैं। और क्या चाहिए, कम टाइम में ठोको यार। हम गारंटी लेते, चैलेंज देते, अगर महाभारत बैच का आपने पेपर 8 घंटे पहले पढ़ा है बोर्ड से, जैसे 24 फरवरी का पेपर है, 22 फरवरी का आपने पढ़ा है महाभारत बैच का पेपर 8 घंटे पहले, तो गारंटी सिम दे रहा है कि हर एक क्वेश्चन फंसा देंगे। ये सिम की गारंटी है। ठीक, चलिए सर, यहाँ पे है आपका 343 ई कोड। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 30 नंबर आपका ऐसा क्या रहेगा सर, प्रैक्टिकल से रहेगा। जाके कर लीजिए आज रात में, फिर 9 बजे हम लोग डेली सॉल्व करते हैं पेपर। जुड़िएगा आप लोग, और आपका इंतजार रहेगा मुझे बेसब्री से। ठीक है ना। एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी डालिएगा, डाउनलोड हो जाइएगा भैया। एकदम लॉग इन करिए, तगड़ा से एकदम तोड़ेंगे कर, जो एकदम हरियरा जाएगा जीरा वहां पे। एक एक से लोग मिलेंगे उसमें। तो सर 70 नंबर का पेपर रहेगा, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा, पास होने के लिए 23 नंबर। ठीक। समय सर, समय की बात करें सर, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना का समक्ष पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या है कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे है, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो विलय के कणों की संख्या पर किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते, किस पर निर्भर करते हैं सर जी, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक। अगला लीजिए भैया, के Mn4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या सर कितनी होती है सर, +7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। CONH3 का होल 4, Cl2Cl में CO की उपसहसंयोजक संख्या सर कितनी है सर, 6 है। कितनी है सर, 6 है। अगला यहाँ पे, इटार्ड अपक्रिया में टालुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं, Cl2 द्वारा करते हैं। अगला यहाँ पे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल में होने के परिणाम पर होता है,
सर पी हाइड्रोक्सी ए जो बेंजीन बनता है, क्या बनता है? पी हाइड्रोक्सी एन जो बेंजीन बनता है। अगला सर यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है सर? रतौंधी होती है। तो ये आपका सर क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री एकदम छपने वाले सर पेपर के सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराएंगे। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल करे जवा नहीं ज्वाइन किए हैं उनकी कसम खिला देंगे, ज्वाइन करेंगे। अरे गुरुदेव हम कर चुके हैं। हाँ अब गुरुदेव उनकी बात मत करिए, बहुत बवाल हो जाएगा। चलिए सर दूसरा क्या है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। चलिए मोलरता के बारे में जानते क्या होता है। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मौलिक संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। उसके बाद यहाँ पे आपका मोलरता मोलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहती है। सूत्र मोलरता क्या होता है? बराबर विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें सर? किलोग्राम में। ठीक, कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर कोनो दिक्कत है। हम यहाँ पे खड़े हैं, जो जितने नंबर का है उतने ही आप उसका उत्तर लिखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई टाइम का बहुत ज्यादा मैंने वहां पे करना पड़ेगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। अब वही है कि मैं आपको 10 घंटे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ एक, टाइम आपके बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का है। नंबर 1 नंबर 2 नंबर की सवाल है तो उसको सर 10 नंबर में छापने की जरूरत नहीं है। जो जैसी से इसी सवाल है सर उतने नंबर का छापना है। ठीक, अगला यहाँ पे है पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयनन का संरचना सूत्र लिखिए। चलिए निर्माण इसकी करते हैं हम लोग। पायरोलुसाइड MnO2 का K2CO3 के साथ गर्म करना। जब MnO2 को K2Cr2O3 के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो KMnO4 बनता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। यानी कि पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे पायरोलुसाइड का जब हम लोग इसको K2CO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या बनता है? यहाँ पे K2MnO4 बनता है, यानी कि यहाँ पे क्या बनता है? पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे बनता है। ठीक, अब पोटेशियम परमैंगनेट को जब जल में घोलना और इसकी ऑक्सीकरण, जब प्राप्त K2MnO4 को जल में घोलकर क्लोरीन के साथ आकृत करते हैं KMnO4 बनता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जब पायरोलुसाइड को K2CO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या बना? K2Mn4 बना, K2Mn4 बना, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का जल में घोलकर ऑक्सीकरण करवा देंगे तो हमें क्या बन जाता है? क्लोरीन गैस के साथ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। माफी चाहते हैं, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट निकल गया, बट ये है, ठीक है ना, ये मिलेगा। फिर इसका हम लोग जल में ऑक्सीकरण करवा देंगे क्लोरीन गैस से तो हमें KMnO4 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी संरचना की बात कर रहा है, वो संरचना लिखेंगे। तो पर मैग्नेट आयन यानी कि MnO4 आयन में मैग्नीज पर आयन ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है और इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है, जिसमें मैग्नीज परमाणु केंद्र में होता है और 4 ऑक्सीजन परमाणु इसके चारों ओर क्या होते हैं? स्थित होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उप संयोजकों में आयनन समावयता तथा बंधनी समावयता को उदाहरण से समझाइए। चलिए देखते हैं सर, आयनन समावयता क्या होता है और बंधनी समावयता क्या होता है। आयनन समावयता क्या होता है? इस प्रकार के समायोगी यौगिकों में आयनन अलग अलग क्रम में आयनीकृत होती हैं, जैसे CONH3 का होल 5SO4Cl और CONH3 का होल 5ClSO4। ये दोनों दोनों क्या है? आयनन समावयता दर्शाते हैं। और बंधनी समावयता की बात करें, इस प्रकार के समावयवी यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं सर? जुड़े रहते हैं, अलग अलग तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये आयनन समावयता हो गया, ये क्या हो गया? बंधनी समावयता हो गया। अब उदाहरण इसका देख लेते हैं हम लोग, बंधनी वाला। तो CONH3 का होल 4Cl2Cl, दो क्लोरीन परमाणु एक दूसरे सम्मुख या विपरीत स्थित हो सकते हैं, तो ये जो होता है हमारा बंधनी समावयता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप महाभारत बैच से ज्वाइन है ना तो वहां पे आपको सर PDF उडीएफ सब मिल जाता है, टेंशन ना लो। 101 रुपए यार, सब कुछ दे दे रहे हैं, उसमें हम खुद सॉल्व करा रहे हैं लाइव आके। डेली 9 बजे भी चलता है भैया, पढ़ लो।
टाइम खत्म हो रहा है, खूब भंडारा उंडारा खाए, मुझे पता है सर। हम महाभारत बैच का जो बच्चे हैं, मैं इतना चैलेंज करूंगा कि अगर 24 फरवरी दिन आपका हिंदी का पेपर है, अगर एक दिन पहले आप पूरे पढ़ के पेपर चले गए हैं, 9 से 10 सेट दिए हैं वहां पे, दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर उतना पढ़ लिए तो ये सीएम गारंटी लेता है सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन फंसा देंगे। ये चैलेंज कर रहा हूँ सर। ये अपना 4 सालों का एक्सपीरियंस उसमें डाला हूँ, एफर्ट डाला हूँ, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पे तो है, बट वहां पे पीडीएफ वीडियो सब, और मैं लाइव सोल्यूशन भी वहां पे कर दे रहा हूँ। अगला यहाँ पे हेलो एल्केन में एक अणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की अभिक्रिया का वर्णन लिखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हेलो एल्केन में SN1 की अभिक्रिया देखेंगे, तो भैया SN1 अभिक्रिया एक द्विपक्षीय अभिक्रिया है, जिसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है और फिर नाभिक अरागी उस पर क्या करता है भैया, आक्रमण करता है। बनाने की क्रियाविधि अगर लिखेंगे, अगर आपको इसे सिंपल याद है तो उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोकेटायन का निर्माण और दूसरा है नाभिक अरागी का आक्रमण। कार्बोकेटायन का निर्माण, हेलो एल्केन से हैलोजन परमाणु धीरे धीरे हटकर कार्बोकेटायन बनता है और यह चरण दर सीमांत होता है। और नाभिक अरागी का आक्रमण देखिए तो बना हुआ कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और इसलिए नाभिक अरागी इस पर आक्रमण करके स्थायी उत्पाद बनाता है और यह चरण तीव्र होता है। कैसी होती है भैया, बहुत तेजी के साथ होती है, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका तीसरे क, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट की व्याख्या कीजिए और इस नियम का गणितीय व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। चलिए सर लिखते हैं यहाँ पे, किसी निश्चित तापमान पर अवाष्पशील विलेय के वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। और विलेय के मोलों के अंश का क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे आप यहाँ गणितीय रूप में देखें तो P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स बी, जहाँ P जो है विलयन का वाष्प दाब है, P नॉट ए क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, और एक्स क्या है, विलायक का मोल अंश। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। चलिए देखते हैं सर जी, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। एथेनॉल का निर्जलीकरण का मतलब है कि एथेनॉल से जल का हटना, यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी करते हैं। क्रियाविधि, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो यह निर्जलीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है और एथीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, एथीन गैस बनाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, CH3CH2OH प्लस H2SO4, फिर यहाँ पे एरोमार्क CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे बन रहा है। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यह चरण कितने में होती है, तो यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। सबसे पहला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण और दूसरा होता है एथीन का निर्माण। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के निर्माण में देखेंगे, एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और वहीं पे एथीन का निर्माण में देखेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उच्च तापमान पर विघटित होकर एथीन और क्या देता है भैया, जल देता है। क्या देता है, जल देता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फेहलिंग विलयन तथा सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभिन्नता स्पष्ट कीजिए। मतलब फेहलिंग विलयन विलयन और सिफ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में क्या हमें करना है यहाँ पे, विभिन्नता, मतलब अलग अलग अंतर स्पष्ट करना है, विभिन्नता यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो डालेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो ये दोनों एक कार्बनिक यौगिक है। अच्छा गुरुदेव, कार्बनिक यौगिक होते क्या है, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन बिंदु विद्यमान होते हैं। कार्बन के जरूर रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं, ठीक है ना। इन अंतरों को पहचानने के लिए हम फेलिंग विलियन तथा सिप अभिकर्मक का क्या करते हैं सर, प्रयोग करते हैं। सिप अभिकर्मक का क्या करते हैं सर, प्रयोग करते। कोनो दिक्कत है, कर रहे हैं गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगला है फेहलिंग विलयन, यह एक गहरा नीला रंग का विलयन होता है। एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन को गर्म करने पर लाल अवच्छेद देता है, जबकि कीटोन कोई परिवर्तन नहीं होता। जो कीटोन होता है सर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, सिप अभिकर्मक क्या होता है, यह एक रंगीन यौगिक होता है। एल्डिहाइड सिप अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रंगीन यौगिक बनाते हैं, जबकि कीटोन कोई रंगीन यौगिक नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में आपको अंतर देना है, यानी कि विभेद लिखना है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैविक यौगिक हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं।
इनका सामान्य सूत्र CnH2n और यहाँ पे n होता है, लगा सकते हैं। बाकी n आप यहाँ पे परमाणु की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में अंतर देखेंगे, क्योंकि बोला भैया ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज में अंतर लिखिए, तो ये एक तरफ लिखेंगे हम लोग। देखिए इसी में ग्लूकोज भी है, फ्रैक्टोज भी है, ध्यान देना। सबसे पहले रासायनिक संरचना की बात करें तो जो ग्लूकोज की रासायनिक संरचना होती है यह एक अल्डोहेक्सोज यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ा होता है। ये एल्डिहाइड समूह है। ये क्या है? CHO एल्डिहाइड समूह है। सिंगल बॉन्ड CHO क्या है? एक एल्डिहाइड समूह है। और वहीं बात करें फ्रक्टोज एक केटोहेक्सोज है, यानी कि इसको कीटोन समूह यानी कि C डबल बॉन्ड O होता है। ये क्या होता है? ये कीटोन समूह है। ये क्या है? कीटोन समूह है। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह को ही हम लोग अल्डोहेक्सोज बोलते हैं और कीटोन समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केटोहेक्सोज बोला जाता है। अगला आप बात करें रासायनिक भिन्नता की, तो ग्लूकोज की संरचना सीधी श्रृंखला तथा चक्रीय रूप से दोनों हो सकती है, जबकि फ्रैक्टोज मुख्यतः चक्रीय रूप में होता है। कोनो दिक्कत है कार्य? नहीं गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगला लिखे भैया, प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है यह अधिकांशतः पौधे में ये में रस के रूप में पाया जाता है। जो ग्लूकोज होता है यह पौधे के अंदर रस के रूप में पाया जाता है। वहीं फ्रैक्टोज की बात करें यह मुख्य रूप से फलों और शहद में पाया जाता है। तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? यह अधिकांशतः पौधे के रस में पाया जाता है। कोई पेड़ है उसके रस में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे सर ये आप बताइए, चीनी, चीनी सर कहाँ से बनता है? हाँ, अरे गुरुदेव गुड़ जानते हैं? हाँ। अच्छा चीनी जो गुड़ होता है, आप तो केमिकल आने लगे, नहीं तो पहले पता है हड्डी डाला जाता था, हड्डी। जो हड्डी नहीं होती जानवरों की हड्डी, हड्डी को डालकर चीनी को सफेद किया जाता है। आपको पता है कि नहीं? अब तो केमिकल आते हैं, लेकिन ये है सर, हड्डी डाली जाती है उसको सफेद करने के लिए चीनी को। लेकिन कहेंगे अरे गुरुदेव अब क्या ही बताएंगे। किसी ने बताया नहीं था ना, अरे गुरुदेव ने ही बताया था। लेकिन ये जान लीजिए, ग्लूकोज अधिकांश पौधे के रस में पाया जाता है, यानी कि शुगर केन, गन्ना गुरुदेव, गन्ना का रस। अरे गुरुदेव इस समय तो एकदम गन्ना भी निकल रहा है हमारे पड़ोसी जो है ना गुरुदेव, वो गन्ना की खेती करता है, हम रात में चोरी करके गुरुदेव उसका तोड़ लेते हैं। अगला है, जबकि फ्रैक्टोज मुख्य रूप से फलों और शहद में, गुरुदेव केला, केला कब कहा भैया? उसमें क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज, ठीक ना। और गुरुदेव क्या है? शहद। तो दिक्कत है क्या? मीठापन। अरे गुरुदेव फ्रैक्टोज ग्लूकोज से क्या होता है? अधिक मीठा होता है। फ्रैक्टोज होता है ग्लूकोज से क्या होता है? अधिक मीठा होता है ना गुरुदेव, चीनी तो ज्यादा मीठी होती है। हम बात करें फ्रैक्टोज की एकदम प्रैक्टिकल वाला, अब उसको भैया अलग करके बनाओगे तो अलग बात है। अगला चार्क, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान कितना 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दिया है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन इन्होंने दे रखा है। 3 नंबर की सवाल है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं हम लोग पहले, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता क्या है इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में 1 मोल अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे केबी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? केबी से। अच्छा गुरुदेव गणना करना है भैया, दिया क्या क्या है सब लिख लो। इसमें जो दिया है हम सब लिख दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है सर जी? यूरिया का द्रव्यमान 0.6 ग्राम, यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, और इसको हम लोग किस में बदल रहे हैं? किलोग्राम में, तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला है, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी का मान कितना दिया है गुरुदेव? 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और जल का क्वथनांक सर जी टी नॉट 373.15 केल्विन। सूत्र देखेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम होता है, जहां डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक वृद्धि, और एम क्या है? विलयन का मोलल द्रव्यमान, मोललता, और हमें यही निकालना है। मोललता क्या करना है? गणना करना है। केबी दिया है, कहाँ दिया है? अरे यहाँ दिया है। डेल्टा टी दिया है, बिल्कुल दिया है। निकालो भैया, निकालो निकालो। तो यहाँ पे अगर निकाले एम बराबर क्या हो जाएगा? यूरिया के मोलल प्रति बटे जल का द्रव्यमान किलोग्राम में, क्योंकि मोललता अगर आपको निकालना है तो मोललता का फार्मूला होता है, मोललता का फार्मूला क्या होता है गुरुदेव? यूरिया
के मोलक संख्या और जल का द्रव्यमान किलोग्राम में रख दीजिए। यूरिया की मोलक संख्या इतना दिया था और मोलक संख्या निकालना है तो इसका भार बटे अणुभार रख देंगे और जल का द्रव्यमान यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। और डेल्टा टीबी की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पे इतना निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा अपना पूरा पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.52 केल्विन। तो विलियन का जो क्वथनांक आएगा वो टी बराबर टी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। हाँ, तो यहाँ पे विलियन का जो क्वथनांक निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 373.202 केल्विन। अब गुरुदेव हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, हमें यहाँ पे फाइंड करना है डेल्टा टीबी। क्या फाइंड करना है, निकालना क्या, डेल्टा टीबी। सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालना है तो हमें केबी का तो दिया है लेकिन स्मॉल एम की वैल्यू नहीं पता। जो स्मॉल एम है वो क्या है, विलियन की मोललता। क्या है, विलियन की मोललता। अब विलियन की मोललता के लिए आप फॉर्मूला निकालेंगे तो ये जो यहाँ पे दिया है यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान हमारा क्या कहलाता है, विलियन की मोललता कहलाता है। इसका हमने गुरुदेव कर दिया सॉल्व। जब इसका कर दिया सॉल्व तो विलियन की मोललता एम निकल गई यहाँ से, केबी गुरुदेव दिया है तो डेल्टा यहाँ पे जब केबी और एम निकल गया तो हमारा डेल्टा क्या आ गया, टीबी आ गया। और जब डेल्टा टीबी आ गया हमारा तो हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे ना, हम टीबी की वैल्यू निकाल लेंगे ना, क्योंकि टी नॉट दिया है, डेल्टा टीबी मैंने यहाँ से निकाल लिया। और जब सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू 373.02 केल्विन आ जाएगा। यही क्या है, आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे ख वाला क्या बोल रहा है, ध्यान देना। वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, और कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए और इसके अनुप्रयोग को भी लिखिए। तो वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे बैटरियों में। और एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। किसमें, वैद्युत रसायन सेल में। वहीं पे बात करें हम लोग वैद्युत अपघटनीय सेल में, तो यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है सर, परिवर्तित करता है। इसमें गैर स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं को विद्युत धारा प्रवाहित करके किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक यौगिकों के अपघटन में किया जाता है, जैसे धातुओं के निष्कर्षण में। और एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है सर, अपचयन होता है। बात करते हैं कोलराउस का नियम। अभी बोला था ना कोलराउस का नियम, तो कोलराउस का नियम होता क्या है, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड की मोलर चालकत्व को किससे दिखाते हैं, लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते हैं, लेमडा एम। ये हमारा क्या, लेमडा एम है। क्या है, लेमडा एम। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेमडा एम से दिखाते हैं, ठीक ना। का अंतिम मान विभिन्न आयनों के व्यक्तिगत योगदानों को का योग होता है और ये विभिन्न प्रकार से हो सकता है। यानी लेमडा एम अनंत बराबर लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। जो लेमडा प्लस और लेमडा माइनस है ये हमारा क्या है, क्रमशः धनायन और ऋणायन के अंतिम मोलर चालकत्व है। आप इसको बोलिए, चाहे लेमडा बोलिए चाहे उल्टा भी बोलिए, बट यहाँ पे लेमडा ही बोलेंगे सही रहेगा। गुरुदेव ये भी होता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी लेमडा हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखेंगे तो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अंतिम चालकता का अनुमान लगाने में करते हैं। किसी अज्ञात इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के योगदान से चालकता का निर्धारण करने में करते हैं। जल में इलेक्ट्रोलाइट के घुलनशीलता के निर्धारण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा पूरा मैंने सॉल्व कराया है। बाकी अगला वाला हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे, बट इसको खुद से पहले प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, महाभारत बैच भाई ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किए ज्वाइन तो भी टाइम है, वक्त है सर, वक्त है हमारे पास सर, बहुत कुछ करने के लिए। माँ बाप का सर सपना पूरा करने के लिए वक्त है। और अब सर अगर हम लग जाएंगे ना सर एकदम जुनून के साथ, सर हम आपको लिख के दे रहे हैं, एक भी सर नंबर नहीं कटेगा, ये सीएम की गारंटी है। हर एक नंबर दिलवाएंगे सर, हम वो पेपर पढ़ाएंगे जहां से सर एकदम बोर्ड वाला छपेगा सर। पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस ना सर झोंक दे रहे हैं वहां पे, अपना एफर्ट लगा दे रहे हैं। क्या आप तैयार हैं सर, अपने माँ बाप के सर आंखों में खुशी के आंसू लाना, गम के आंसू मत लाना, ठीक है ना। देखिएगा सर, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कसम से सर पैसा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम चाहते हैं तो वहां पे सर लाइव ही पढ़ा रहे हैं। सोचिए, मैं एप्लीकेशन में लाइव पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स को भी लाया हूं वहां पे आल्ट के पढ़ाने के लिए। भले यूट्यूब पे हो भैया, वहां पे ले आए हैं, एक एक से टीचर वहां पे ले आए हैं वो पेपर को सॉल्व कराने के लिए। पीडीएफ दे रहे हैं 100 रुपए में। हम तो सर 1000 रुपए ले सकते थे, लेकिन कसम सर मुझे नहीं चाहिए, कसम सर बिल्कुल मुझे चाहिए नहीं यार।
क्या होगा सर इतने धन का? सर केवल उतना धन दे दीजिए जितने में वो टीचर सर अपना पढ़ा दें और उनका खर्चा निकल जाए, काम खत्म। हमें क्या चाहिए यार? हमारा क्या है यहाँ इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है। अपना एकदम एकदम शांति जीवन जीते भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोगों का प्यार और आप लोग सर अपनी ज़िंदगी में बढ़ते रहिए आगे, कसम से। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर ये एसयूम कर रहा है, आप लोग सर अपने जीवन में सबसे बेहतर करिएगा, अपने माँ-बाप का सर सेवा करिएगा और उनके लिए सर कुछ भी करिएगा, क्योंकि वो ही भगवान है। आप लोग कहते हैं ना सर, भगवान कौन है? हम जा रहे हैं सर मंदिर में पूजा करने के लिए, अपने माँ-बाप को नहीं पूज रहे हैं। सबसे पहला भगवान सर आपके घर में बैठे हैं। ठीक है ना? उनका पैर पकड़ लीजिए, स्वर्ग मिल जाएगा सर। हम सब दूसरों का पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने माँ-बाप का पैर पकड़ लेते हैं, तो सर आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तब आपको सर दुनिया में किसी और की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी पैर पकड़ने के लिए। एक बात याद रखिएगा। मेरी बात तो बुरा मत मानिएगा यार, माफ़ी चाहते हैं अगर मेरी बातों को अगर आप बुरा ले रहे हैं तो, ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, लीजिए, लीजिए क्योंकि माँ-बाप आपके हैं सर, सेवा आपको करनी है। अगला यहाँ पे है, अवक्रिया की आणविकता तथा कोड को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोड अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न करिए। इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगला यहाँ पे LuOS OH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय क्यों होता है? संगमर तत्वों के अणुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर यहाँ पे आपका 5 का क है सर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 5 का क? हाँ? ईंधन सेल क्या होते हैं? साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भैया आपको विद्युत वाहक बल की आपको गणना करना है, ठीक है ना? ये आपका न्यूमेरिकल है। अगला है किसी अभिक्रिया के वेग का ताप का क्या प्रभाव होता है? एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। दिया है log 2 बराबर कितना 0.3010 तथा log 8 का मान इन्होंने 0.91 दे रखा है 31। फिर यहाँ पे ग का मान दिया है, यहाँ पे ग उन्होंने क्या सवाल दिया है? हाँ, CrNS3 का होल 6 3 आयन अचुंबकीय जबकि NiCN4 का 2 प्लस प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आपको समझाना है। फिर आईपीएससी नाम लिखना है भैया। इसका आईपीएससी नाम लिख लीजिए। यहाँ पे सॉल्व किया है पोटेशियम एक्वा 20 यानी कि ऑक्सलेटोक्रोमेट क्या होता है? थर्ड होता है। और पीटीसीएल Na2NH3 का होल 4 SO2 इसका क्या होता है? टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रेटो प्लेटिनियम सेकेंड सल्फेट होता है। इसका आईपीसी नाम। अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए की संरचना सचित्र वर्णन कीजिए। सब करवा देंगे, बहुत सिंपल है। प्रोटीन का प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना का आपको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे छठा का क है कि हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए और क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। वुटर्ज अभिक्रिया, यहाँ पे वुटर्ज रहेगा। वुटर्ज फिडेल अभिक्रिया और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भैया इंपॉर्टेंट है, कर लेना। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ पे है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक की OH से होती है। और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। अगला आपको यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। सर शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, रायमंड टीमर अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल बनने का रासायनिक समीकरण दीजिए। और दूसरा यहाँ पे निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। फिनॉल से पिकरिक अम्ल यानी पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर? यहाँ आप लिख सकते हैं पिक्रिक पिक्रिक अम्ल। और एथेनॉल से मेथेनॉल। फिर साथ का क्या यहाँ पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देना है। किस पर? कैनिजारो अपक्रिया, गटरमान कॉक अपक्रिया और एल्डोल संघनन। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हो। कैसे आप प्राप्त करेंगे? क्या यहाँ पे एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन और एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड और बेंजाइमाइड से बेंजोइक अम्ल। उसके बाद आपको टिप्पणी करना है कि जैसे ग्रेबियल सेलिमाइड संश्लेषण क्या होता है? हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया, कार्बिल एमीन अवक्रिया। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं। ये क्या है यहाँ पे भैया देख लीजिए,
एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? बेंजीन हो गया, फ्लोरोबेंजीन हो गया और नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना। ये रहा आपका सर क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर, एकदम 8 मार्च दिन सर छपने वाला। अभी तक महाभारत बैच को नहीं किए हैं सर ज्वाइन, 100 रुपये सर बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं शुल्क करा दूंगा 1-1 रुपये। एक बात ध्यान देना, अगर हमें सर आप 1 रुपये भी दिए ना तो कसम सर हम शुल्क करा देंगे, आपके सर पैसे की इज्जत करते सर। हम वो टीचर नहीं है सर कि जो कि ले लिए सर पीडीएफ के नाम पे कुछ भी। सर हम आपको पूरा वहाँ पे दे रहे हैं, वो कंटेंट वो मटेरियल दे रहे हैं सर, जो एकदम तगड़ा वाला है, पीडीएफ के साथ दे रहे हैं, पीडीएफ नोट सब कुछ एकदम कंप्लीटेड दे रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ज्वाइन कीजिए महाभारत बैच, और कसम से आग लगा देंगे वहां पे सर। हजारों बच्चे सर लाइव पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूं सर आप भी जुड़े रात को 9 बजे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जेन टेक केयर, बाय बाय।